ओके दोस्तों, अभी शुरू करते हैं हम लोग एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिटर्न्स। यस, जीएसटी एमसीक्यूज विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न्स। दोस्तों ये भी काफी 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 एंड तक मैं बोलूंगा, एक ऐसा चैप्टर है जो ओमिशन में ही चला जाता है। पब्लिक को ऐसा लगता है ये क्या चैप्टर है, इसमें से क्या आएगा, बट दोस्तों इसमें से एमसीक्यूज आते हैं, कई सारे आते हैं। प्लीज ध्यान देना, और आपको अगर ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। 90% इस चैनल के जो कंज्यूमर्स है दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, इतना तो मैं आपसे मांग ही सकता हूं। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द काइंड ऑफ एफर्ट दैट आई एम पुटिंग इन माय डियर फ्रेंड्स। चलिए लेट्स स्टार्ट। हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन जीएसटीआर1 माय डियर फ्रेंड्स, बताइए। राइट, क्या वो कॉम्बो टैक्स पेयर है, क्या वो एनआरटीपी है? नहीं दोस्तों, इट्स नन ऑफ द अबव, बिकॉज इन लोगों के रिस्पेक्टिव रिटर्न्स है। एक है GSTR4 और एक है GSTR5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज कॉम्बो टैक्स पेयर्स आर required to file return in the form GSTR4. Next, the maximum amount of late fee for delay in furnishing returns under section 39 for taxpayer filing GSTR3B an aggregate turnover greater than 5 crore in preceding financial year is, what is the maximum late fee guys? जब आपका aggregate turnover is greater than 5 crore, बताइए दोस्तों। इसका 5000 आपको पता ही होगा, बट एक तरीका मैं बता देता हूं। देखो, अप टू 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ टू 5 करोड़ एंड देन 5 करोड़ के ऊपर। ठीक है, 5 करोड़ है तो 5000, ऐसा याद रखो। ठीक है, और 1.5 करोड़ है तो आई अंडरस्टैंड यहाँ पे 1.5 करोड़ आ रहा है, पर 1500 मत लिख देना, यहाँ पे आप 1000 लिखना, क्योंकि 1000 ही है भाई। तो आप ऐसा याद रखो, 1.5 का 1 याद रखो, 1000 एंड ये है 2500। राइट, तो कुछ ऐसा है कि 1000 है, फिर 2500 है, फिर उसका डबल है 5000, ऑन दोज लाइन्स। राइट, तो 5000 का हाफ भी याद रख सकते हो आप। तो कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कोई रैशनल तरीका नहीं है, ये लिमिट है, याद रखना है। वो 5000 का 10,000 भी हो सकता था और 2500 का 3000 भी हो सकता था, बट आई होप दैट मेक सेंस। ठीक है, डन। नेक्स्ट इज combo taxpayer required to furnish returns in GSTR4 and a statement containing details of self-assessed tax in GST CMP 08 form. That's absolutely correct दोस्तों। जो क्वार्टरली बेसिस पे उनको फाइल करना है, और ये रिटर्न उनको एनुअल बेसिस पे भरना है। ठीक है, डन, परफेक्ट। ओनली फर्निश रिटर्न्स इन GSTR4 एनुअली, यस। नहीं, ओनली नहीं है, ऑब्वियसली वो टैक्स पेमेंट के साथ है, एंड ओनली फॉरन स्टेटमेंट नहीं। ओके, ओनली ओनली कुछ नहीं है, दोनों करना है। एक पेमेंट करना है फॉर्म में GST CMP 08, और एक है रिटर्न फाइल करना, उसका हिसाब किताब देना एक ही बार इन GSTR4। ठीक है, फर्स्ट रिटर्न, द फर्स्ट रिटर्न शैल बी फाइल्ड बाय एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन फॉर द पीरियड फ्रॉम व्हाट डेट, बताओ। The date on which he became liable for registration till the date of grant of registration. Yes, yes दोस्तों, यही फर्स्ट रिटर्न है। From the date he becomes liable to register up to the date of grant of RC, समझा? Yes. नेक्स्ट, और इसीलिए मैं बता दूं आपको, इसीलिए मैं बता दूं, सुनो आपको, कि ये पूरा डेटा आपको लेना ही पड़ेगा, और ये आपको ओके फाइल भी कैसे करना है मैं बता देता हूं आपको। कि आज फॉर एग्जाम्पल अगर 26 मई से लेके राइट आपने ट्रांजैक्शंस किए 6 जून तक, माने ये लायबल वाला डेट है जब आप लायबल हुए थे, और ये ग्रांट वाला डेट है जब आरसी ग्रांट हुआ था। तो ये पूरे ट्रांजैक्शंस एक ही साथ कैप्चर होंगे, समझा? यस, और कब कैप्चर होंगे ये? 11 जून को GSTR1 में और 20 जून को GSTR3B में, समझा? तो मई का तो हम लोग जून में ही डालते, पर जून के भी ट्रांजैक्शन हम लोग जून में ही करेंगे, क्योंकि फर्स्ट रिटर्न था। तो पूरा ये डेट से लेके ये डेट तक सभी ट्रांजैक्शंस एक साथ ही कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, डन।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न? बताओ 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 बताओ. यस, ऑल ऑफ द अबव. ना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ना इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन. उसका भी बहुत सिंपल है. नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करेगा? वो तो आता ही 90 दिन के लिए मैक्स, या और एक्सटेंशन मारा तो 180 डेज, फिर निकल जाएगा. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर तो काम ही उसका आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट्स इट. और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी एनआरटीपी की तरह क्या है, कुछ ही दिनों का मेहमान है. वो 1 और 3 भी फाइल करेगा नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह, पर वो ये काम नहीं करेगा भाई. सिंपल है. फाइनल रिटर्न. फाइनल रिटर्न का ड्यू डेट दोस्तों अभी अभी चेंज हुआ है, याद रखना ये चीज़, राइट. एंड इट इज़ माय डियर फ्रेंड्स, ओके सॉरी, फाइनल रिटर्न का चेंज नहीं हुआ, माय बैड. एनआरटीपी का चेंज हुआ है, राइट. वो पहले कुछ और था, अब कुछ और है. पहले वो अगले महीने की 20 तारीख थी, अब वो अगले महीने की 13 तारीख है, या फिर 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर, राइट. तो वैसा सीन था. पर अभी ये फाइनल रिटर्न की बात करें तो उसमें सिंपल सी बात है, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर, राइट. दोनों में डिफरेंस ये है, कैंसिलेशन उस दिन होता है जब जिस दिन कैंसिलेशन इफेक्ट में आता है, और ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन उस दिन होता है माय डियर फ्रेंड्स जिस दिन आपने ये ऑर्डर पास किया होता है. ठीक है, डन. Carlim and Associates made an application for cancellation of GST registration in the month of March due to the closure of business. Its application for cancellation of GST registration was approved with effect from 4th September by the proper officer by passing an order for the same on 14th September. In the given case, Carlin and Associates is. तो दोस्तों अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे दिस इज द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन. ओके, तो ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन कब है? 14 सितंबर. और दूसरा क्या है, इफेक्ट में कब आया है कैंसिलेशन? 4 सितंबर. ओके, जैसे आप बोलते हो ना डेट ऑफ कैंसिलेशन, तो विच एवर इज लेटर है, तो लेटर ये है, और यहां से 3 महीना, 10, 11, 12, सिंपल. ठीक है, 14 दिसंबर, दैट्स इट. नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जीएसटीपी, राइट. क्या वो फर्निश करता है इंफॉर्मेशन ऑफ जनरेशन ऑफ ई वे बिल? यस दोस्तों, वो करके देगा आपके लिए. क्या वो फाइल करता है एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट और कैंसिलेशन ऑफ एनरोलमेंट? यस. क्या वो फाइल करता है इंटीमेशन टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम और विड्रॉ द स्कीम? यस, ऑल ऑफ द अबव. एक बस जीएसटीपी का मेरे दरख्वास्त पे क्या है काम कर लेना, उसके फंक्शंस देख लेना बस, दैट्स इट. और उसकी एलिजिबिलिटी देख लेना एक बार मॉड्यूल से, दैट्स इट. और कुछ पूछा नहीं जा सकता वहाँ से. A GST practitioner can undertake the following activities if authorized by the taxable person. दोस्तों फ्रैंकली यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज है, डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, मंथली, क्वार्टरली रिटर्न, एनुअल फाइनल रिटर्न, वो सब कर सकता है. याद रखना ये चीज. I still feel MCQs can be asked more from late fees, from asking form numbers of GST, and also GSTR 1 में जो है ना कि वो इनवॉइस वाइज है या कंसोलिडेटेड वाइज डिटेल देनी है आपको, वो भी पूछा जा सकता है. तो दैट्स इट. बस यही दोस्तों ख़त्म होता है अपना रिटर्न्स की MCQs. आई होप आपको याद आ रहा है, रिकलेक्ट हो रहा है वो सब जो मैंने आपको समझाया था इन द रिविजन्स और इन द लेक्चर. और अगर आपको जेन्यूनली लगता है कि कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह गई है, कोई और मेहनत करने की ज़रूरत है, और क्लैरिटी की ज़रूरत है, और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो मिलेगी पर साथ साथ में आपको एट द सेम टाइम राइट याद भी करवा देंगे कोई सर, और ऐसा कंठस्थ याद करवा देंगे कि आप अगर आपको 20 मार्क भी आए तो भी एग्जामेशन आ जाएगा. इतना हिम्मत रखते हैं सर ये बोलने की, बिकॉज द रिजल्ट्स हैव स्पोकन फॉर देमसेल्व्स माय डियर फ्रेंड्स. और याद रखना नेक्स्ट अटेम्प्ट और भी डिफिकल्ट आने वाला है. अगर अनश्योर है तो भैया ले लेना टैक्स का अपना जीएसटी का एग्जाम ओरिएंटेड बैच, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से. और अगर समरी बुक नहीं है तो कम एटलीस्ट वो ले लेना, बिकॉज वो पहले तो ऑफर चल रही है उस पर, और एट द सेम टाइम माय डियर फ्रेंड्स बहुत यूजफुल होगी ऑन द लास्ट डे ऑफ द एग्जाम. मुझे नहीं लगता किसी भी टीचर ने 45 पेजेस में पूरा जीएसटी अब तक कवर किया है. इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू गाइस. ऑल द बेस्ट.